हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने ओवेरियन साइकिल और साथ में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस पढ़े। हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो ब्रेन से स्टार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, उसके बाद ये ओवरी पे एक्ट करते हैं। एक्सटर्नल हार्मोन्स जो एक्सटर्नल यानी कि एचपीओ एक्सिस के बाहर के जो हार्मोन्स हैं, थायराइड, एड्रिनल्स, इनका भी रोल रहता है। किस तरह से हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं हमने ग्राफ में देखा था। एफएसएच, ईस्ट्रोजन, एलएच, फिर प्रोजेस्टेरोन, और ओवरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। एफएसएच और ईस्ट्रोजन की वजह से कैसे ओवुलेशन होता है ये भी हमने पढ़ा था। ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन राइज होता है, प्रोजेस्टेरोन राइज होने के बाद क्या चेंजेस होते हैं ओवरी में, और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो कॉपर्स लुटियम का क्या फेट होता है, हमने ये भी पढ़ा था पिछले वीडियो में। आज का वीडियो है यूट्राइन साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के तीन पार्ट्स होते हैं। एक तो हो गया हार्मोनल जो हमने पढ़ लिया, फिर हो गया ओवेरियन जो हमने पढ़ लिया, और आज हम पढ़ेंगे यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना में क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दीज 28 डेज। ये 28 दिन जो साइकिल के हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के, उसमें हार्मोन्स की वजह से यूट्रस में क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है प्रोलिफरेटिव फेज, यानी कि मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ, 4-5 दिन पीरियड चला, उसके बाद क्या चेंजेस आए, राइट? उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हुआ उस समय ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन दोनों बहुत लो है। एफएसएच मैंने आपको बताया था कि पीरियड आने से 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले हल्का हल्का बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस समय जो नए फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर, जिनमें से एक को नेक्स्ट मंथ ओवुलेशन में जाना है, ओवुलेट करना है, वो रिक्रूटमेंट उनका शुरू हो जाता है, उनका सिलेक्शन शुरू हो जाता है। तो क्योंकि एफएसएच बढ़ना शुरू हो गया तो मेंस्ट्रुएशन खत्म होते ही एफएसएच की पीक शुरू हो जाती है। एफएसएच कंटिन्यूसली राइज करता है, क्योंकि इसको एक डोमिनेंट फॉलिकल चूज करना होता है, जो बेस्ट हेल्दी फॉलिकल होता है ओवरी का, जो कि ओवुलेशन के लिए तैयार होगा, उसको ये सेलेक्ट करता है। ओके, तो इस समय क्योंकि एफएसएच राइज कर रहा है, ईस्ट्रोजन भी साथ साथ राइज कर रहा है, मेंस्ट्रुएशन की वजह से यूट्रस की जो अंदर की लाइनिंग है वो पूरी तरह से झड़ चुकी है। मैंने आपको बताया था यूट्रस के अंदर 3 लाइनिंग होती है, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रैटम बेसालिस। स्ट्रैटम बेसालिस जो है ये सिर्फ 1 मिलीमीटर, बहुत ही कम 0.1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। जब मेंस्ट्रुएशन हो जाता है तो ऊपर की दोनों लेयर, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम और फंक्शनलिस, दोनों शेड हो जाती है, दोनों मतलब मेंस्ट्रुएशन के समय निकल जाती है, ठीक है, झड़ जाती है। इसको बोलते हैं फंक्शनलिस लेयर, क्योंकि फंक्शनल होती है, हार्मोन्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से इनकी ग्रोथ होती है। और जो नीचे वाली लेयर है स्ट्रैटम बेसालिस, उसका हार्मोन्स के फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये बेसल लेयर है, इसका हार्मोनल कंट्रोल नहीं है। ये 1 मिलीमीटर की थिकनेस पे हमेशा एंडोमेट्रियम रहेगा। मायोमेट्रियम के ऊपर की जो लेयर है, यानी कि अंदर वाली लेयर, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। उसकी जो बेसालिस लेयर है वो सिर्फ 1 मिलीमीटर की होती है, वो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से मोटी पतली नहीं होती है, वो वैसी की वैसी ही रहती है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन खत्म होने के बाद बेसालिस लेयर में जो भी ब्लड वेसल्स और जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं वो अब आगे की ऊपर की लेयर को वापस से रीजनरेट करेंगे। रीजनरेट क्यों करेंगे? क्योंकि ऊपर की लेयर पूरी झड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो अगर आप सोनोग्राफी करेंगे और आप एंडोमेट्रियम की थिकनेस नोट करेंगे और पेशेंट का उस समय चौथा दिन है या 5वां दिन है, उसको जस्ट पीरियड खत्म हुआ है, तो आप देखेंगे कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग जस्ट 4 मिलीमीटर की दिखेगी। एक्चुअली बेसालिस सिर्फ 1 मिलीमीटर होता है, बट उसके ऊपर की थोड़ी बहुत जो लेयर्स दिखती हैं हमको, उसकी वजह से सोनोग्राफी में 3 to 4 मिलीमीटर उसकी थिकनेस आती है। जैसे जैसे ये लेयर बढ़ती चली जाती है, प्रोलिफरेशन की तरफ जाती है, ओवुलेशन से पहले ये 11-12 मिलीमीटर हो जाती है, और प्रोलिफरेटिव फेज के सेंटर में, ये समझ लो 7th-8th डे के आसपास, ये करीब 5 to 6 मिलीमीटर होती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन की वजह से बेसालिस लेयर में जो आर्टरीज हैं, जो सेल्स हैं, वो प्रोलिफरेट करना शुरू करेंगे। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं वो इस समय जब सब कुछ शेड हो चुका है तो मोटे मोटे डायलेटेड ग्लैंड्स होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। अब धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू करेंगे। साथ में एपिथेलियल जो उसकी लेयर है, जो एंडोमेट्रियल कॉलमनार सेल्स है, वो भी ग्रो करना शुरू करेंगे। साथ साथ में ग्रो करेंगे, इनके अंदर सिक्रीशंस भरना शुरू करेंगे, क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से अंदर सिक्रीशंस आएंगे, ठीक है। तो थिकनेस बढ़ी, 1 मिलीमीटर से 5 to 7 मिलीमीटर हुआ, ओवुलेशन के टाइम तक पहुंचते पहुंचते 11 मिलीमीटर हो गया। अंदर हिस्टोलॉजिकल चेंजेस देखें तो जो अंदर का जो न्यूक्लियस है उसके जस्ट नीचे सिक्रीशंस, ग्लाइकोजन सिक्रीशन शुरू हो जाता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से ग्लाइकोजन बनता है, ये आपको पता है। ग्लाइकोजन सिक्रीशन और फ्लूइड सिक्रीशन अंदर जो भरता है, ये इसलिए भर रहा है क्योंकि ये प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा है। ओवुलेशन के समय पूरी बॉडी
प्रेगनेंसी की तैयारी करती है। तो उससे पहले एंडोमेट्रियल जो सेल्स है प्रोलिफरेट करके अंदर ग्लाइकोजन भरते हैं, फ्लूइड भरते हैं, जो आगे जाके अगर बच्चा ठहरता है तो उसको न्यूट्रिशन देने के काम आते हैं। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन हुआ, ग्लैंड्स की लेंथ बढ़ी, जो एकदम ही छोटे छोटे मोटे मोटे ग्लैंड्स रह गए थे वो टॉर्टुअस होना शुरू करे, स्पाइरल शेप उनकी आनी शुरू हुई, ग्रो करना शुरू कर गए, जो आर्टरीज है वो ग्रो करना शुरू कर गई क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई देनी है। इसी तरह से जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का जो मुंह है, उसके अंदर सॉफ्टनेस शुरू हो गई, उसका डिस्चार्ज बढ़ गया। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओवुलेशन के समय सर्वाइकल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एकदम थिन हो जाता है, एग वाइट, अंडे की वाइट की तरह एकदम वाटरी फ्लूइड हो जाता है, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी की तैयारी करनी है, क्योंकि बॉडी चाहती है कि सेक्स के समय जो स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं वेजाइना में वो अच्छे से स्विम करके अंदर चले जाए। ठीक है, तो सर्विक्स में सिक्रीशन बढ़ गया, सॉफ्टनेस बढ़ गई। सर्विक्स के अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन, जो कि उसका मन करता है तो ऐसे हो जाता है, उसका मन करता है तो ऐसे हो जाता है। तो ओवुलेशन के समय ये सारे ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे अलाइन कर लेते हैं, एक रोड बनाते हैं स्पर्म के लिए, जिससे कि स्पर्म आराम से तैर के ऊपर जा सके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का रीअलाइनमेंट ड्यूरिंग ओवुलेशन। ठीक है, तो सर्विक्स के अंदर ये चेंजेस हुए। वेजाइना के अंदर ईस्ट्रोजन की वजह से ज्यादा ग्लाइकोजन बनता है, एसिडिक पीएच हो जाता है, और जो सेल्स है वो एकदम ही बड़े बड़े और क्लियर साइटोप्लाज्म वाले पिक्नोटिक न्यूक्लियस, छोटा सा न्यूक्लियस होता है उनके अंदर। ये हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो बताते हैं कि ओवुलेशन होने वाला है, यानी कि ईस्ट्रोजन कंटेंट बॉडी का बढ़ा हुआ है। तो ये तो हो गए प्रोलिफरेटिव फेज के चेंजेस कि यूट्रस की लाइनिंग थिक हो गई, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़नी शुरू हो गई, और धीरे धीरे जो सिक्रीशंस हैं वो बढ़ते बढ़ते न्यूक्लियस को एक साइड पुश कर देते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ओवुलेशन के समय जो न्यूक्लियस होता है उसके नीचे एक छोटा सा सिक्रीशन, एक हैलोइंग, एक वैक्यूल जैसा बन जाता है, क्लियर एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन, सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन। ये इंडिकेट करता है कि ओवुलेशन होने वाला है, ये जस्ट हो चुका है, यानी कि इतने ज्यादा सिक्रीशंस एंडोमेट्रियम के अंदर भर चुके हैं कि वो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सब न्यूक्लियर वैक्यूलेशन इज द इंडिकेशन कि ओवुलेशन होने वाला है, ये जस्ट हुआ है। ऑलराइट, अब ये जो सिक्रीशंस है न्यूक्लियस को एक साइड पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरी एपिथेलियम है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये ऐसा लगता है सॉ टूथ एपिथेलियम हो गई। सॉ टूथ यानी कि जैसे दांत निकल आए हर सेल के, क्योंकि सारे न्यूक्लियस एक ही लेवल पे अलाइन हो जाते हैं। जब वो प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं तब तो वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग एरिया में होते हैं, कहीं सेंटर में, कहीं बीच में, कहीं साइड में। बट जब वो सिक्रेटरी फेज में जा रहे हैं, ओवुलेशन हो गया है, तो वो सारे के सारे एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं सॉ टूथ एपिथेलियम अपीयरेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये होता है अर्ली सिक्रेटरी फेज में, यानी कि ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन हो गया इसका मतलब ईस्ट्रोजन की पीक आ चुकी है, एलएच की पीक आ चुकी है, और अब आएगी प्रोजेस्टेरोन की पीक। ओवुलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलना शुरू होता है, ईस्ट्रोजन डाउन चला जाता है, एफएसएच डाउन चला जाता है, एलएच भी थोड़ी देर में डाउन चला जाएगा। तो अभी इस समय सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरोन का। अब ये क्या करेगा भाई, ओवुलेशन से पहले तो एंडोमेट्रियम 11 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर पहुंच ही गया है। अब वो 11-12 मिलीमीटर को और मोटा करने के लिए और उसको एकदम प्रॉपर राइप करने के लिए, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए कि भाई बच्चा अगर अंदर आए तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, उसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रोलिफरेटिव फेज खत्म, अब सिक्रीटरी फेज आएगी। प्रोजेस्टेरोन सेल्स में से और सिक्रीशंस निकालेगा, उसको और ज्यादा हेल्दी बनाएगा बच्चे के इम्प्लांटेशन के लिए। तो बेसिकली 21 डेज से 25 डेज तक, डे 21 टू डे 25 इम्प्लांटेशन विंडो होता है। उस समय बॉडी तैयारी करती है बच्चे की, क्योंकि ओवुलेशन तो हो गया 14 दिन पे, 15वें-16वें दिन ओवम या तो फर्टिलाइज हो गया या खत्म हो गया। बट बॉडी को ये पता नहीं है, बॉडी को ये पता नहीं कि ओवम खत्म हुआ कि फर्टिलाइज हुआ। अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है, फैलोपियन ट्यूब में 4-5 दिन के अंदर वो बच्चा जब मॉड्यूलर स्टेज में आता है तो लुढ़क के यूट्रस में आता है, तब तक ऑलरेडी डे 21 हो जाता है। तो यूट्रस तैयारी करता है उस बच्चे की जो फैलोपियन ट्यूब में बन रहा है, और जो डे 21 पे यूट्रस के अंदर लुढ़क के आएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वही खत्म हो चुका है ओवम, तो भी यूट्रस को पता नहीं है। ठीक है, तो डे 21 से डे 24 तक यूट्रस तैयारी करता है इम्प्लांटेशन की। भाई बच्चा आएगा तो मुझे उसको प्रॉपर घर देना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, एंडोमेट्रियम के अंदर उसको घुसना है और इन्वेड करना है, प्लासेंटा को बनना है। तो इसलिए डे 21 से डे 24 को बोलते हैं इम्प्लांटेशन विंडो। ठीक है, तो सिक्रीटरी फेज में क्या होता है, जितने भी ये ग्लैंड्स थे अभी और अच्छे मोटे मोटे हो जाएंगे, इनके ऊपर की जो ब्लड सप्लाई है वो और थिक हो जाएगी, इनकी जो एपिथेलियम लाइनिंग है वो एकदम अलाइनमेंट हो जाएगा, और जो राइपनिंग हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे को इनको प्रोवाइड करना है न्यूट्रिशन। अब अगर
प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये धीरे धीरे जो कॉर्पस लूटियम है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो अगर कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होना शुरू हो गया तो यानी कि प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म। प्रोजेस्टेरॉन खत्म तो डे 25 के बाद अगर प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश नहीं हुई तो यूट्रस को पता चल गया कॉर्पस लूटियम खत्म, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। अब क्या होगा? अब जो अंदर जो एंडोमेट्रियम ने ग्रो किया था, जो ब्लड वेसल्स ने ग्रो किया था, जिसमें खूब सारे ब्लड वेसल्स भर गए थे, उनके अंदर ब्लड भर गया था, एंगॉर्जमेंट हो गया था, अब वो धीरे धीरे रिग्रेस होने शुरू होंगे। जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, इसको बोलते हैं स्पाज्म। स्पाज्म की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी एंडोमेट्रियम को, तो ये झड़ना शुरू हो जाएगा। जो सिक्रेटरी चेंजेस थे ब्लड वेसल्स में, जो एंडोमेट्रियम में, जो ग्लैंड्स में प्रॉपर सप्लाई आ रही थी, वो सब खत्म होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वो केमिकल्स हैं जो स्पाज्म कराते हैं, ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, पेट में दर्द कराते हैं, डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स के समय पेन का भी कारण ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही रहते हैं। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस डे 25, डे 26 से शुरू हो जाएंगे क्योंकि अब आपको पीरियड आने वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि जब लेडी को पीरियड आने वाला होता है डे 28, डे 29 पे या 30 पे, तो 3-4 दिन पहले से उसको पता चल जाता है क्योंकि अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है। अब सिक्रेटरी फेज में जब प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहा है, बॉडी कर रही है तैयारी और डे 24, 25 तक कॉर्पस लूटियम भी काम कर रहा है, सर्विक्स में वेजाइना में क्या चेंजेस होते हैं? सर्विक्स के अंदर जो पहले सर्विक्स ऐसे खुला हुआ हो गया था फनल शेप का प्रोलिफरेटिव फेज में, और उसका सिक्रीशन बहुत एकदम थिन हो गया था और ग्लाइकोप्रोटीन्स ने ऐसे रोड बना दी थी, अब उसका उल्टा हो जाएगा। अब सर्विक्स जब फनल शेप हो गया तो एकदम ऐसे बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको और स्पर्म्स नहीं चाहिए। या तो अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद और स्पर्म्स अंदर ना घुसे, पॉली स्पर्मी ना हो, अंदर जाके ट्विंस ना हो जाएं, इस वजह से सर्विक्स बंद हो जाता है। डे 24, डे 25 के आसपास जब प्रोजेस्टेरॉन लो होना शुरू होता है, जब प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो चाहे ना हो, ये सर्विक्स बंद हो चुका होता है। सिक्रेटरी फेज में जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो भी थिक हो जाता है, तो जो थिन एग वाइट जैसा म्यूकस होता है वो खत्म हो गया, एकदम थिक म्यूकस हो जाता है जिससे जो स्पर्म जो है अंदर पेनिट्रेट ना कर सके। साथ ही जो ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे रोड बना रहे थे अब वो ऐसे क्रिस क्रॉस हो जाएंगे, तो रोड ब्लॉक हो जाएगी, तो स्पर्म्स की एंट्री बंद। ठीक है, वेजाइना के जो सेल्स होते हैं वो ईस्ट्रोजन की वजह से बहुत ज्यादा ग्लाइकोजन प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिक पीएच हो जाता है, और जो सेल्स होते हैं बड़े बड़े पिक्नोटिक न्यूक्लियस की वजह से के तरह होते हैं। अब सिक्रेटरी फेज में जब आप इनको वो करोगे, वेजाइनल साइटोलॉजी करोगे, तो नाविक्यूलर सेल्स दिखते हैं। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से नाविक्यूलर सेल्स दिखते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और इनका डर्टी बैकग्राउंड होता है, न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई चेंजेस यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना में ड्यूरिंग द सिक्रेटरी फेज। अर्ली सिक्रेटरी फेज, लेट सिक्रेटरी फेज और उससे पहले प्रोलिफरेटिव फेज। लेट सिक्रेटरी फेज शुरू होती है डे 24 के बाद, जब या तो बच्चा ठहर चुका है या बच्चा नहीं ठहरा है। अब क्योंकि अगर बच्चा नहीं ठहरा है तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, फॉल की वजह से एंडोमेट्रियम को झड़ना है, स्पाज्म होना है, पेट में हल्का हल्का दर्द शुरू होगा और फिर धीरे धीरे डे 28, 29 या 30 पे पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। उस समय सारे हार्मोन्स लो हैं, सिर्फ एफएसएच बढ़ा हुआ है। एफएसएच डे 18 या 20 से बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि नेक्स्ट साइकिल के लिए ओवुलेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो कोई हार्मोन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू रहेगा क्योंकि कॉर्पस लूटियम नहीं झड़ेगा। कॉर्पस लूटियम जो डे 24, 25 पे डीजनरेट हो जाता है वो डीजनरेट नहीं होगा। प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होते ही कॉर्पस लूटियम और बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसका फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करना, क्योंकि शुरू में करीब 10 से 12 हफ्ते तक कॉर्पस लूटियम का बहुत ज्यादा रोल होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो और प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी है बच्चे को पनपने के लिए। आपने सुना होगा बहुत सारे केसेस में जब एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, थ्रेटेंड मिसकैरेज होता है, या फिर ऑलरेडी जिन लेडीज को पहले एबॉर्शन हो चुका है उनको डॉक्टर्स, नर्सेज, आपको पता होगा कि हार्मोन्स देते हैं और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रोजेस्टेरॉन का होता है क्योंकि वो कॉर्पस लूटियम से निकलता है और हम मान के चलते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से पेशेंट को एबॉर्शन ना हो जाए, इस वजह से हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई यूट्राइन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन में प्रोलिफरेटिव फेज में क्या चेंजेस हैं, सिक्रेटरी फेज में क्या चेंजेस हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में आपको बता चुकी हूँ एंडोमेट्रियम झड़ता है, उसमें पिक्यूलियर स्मेल होती है, डेड सेल्स होते हैं, बैक्टीरिया होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, और जनरली जब ये झड़ता है तो बॉडी से कोई भी ब्लड निकलता है फटाफट क्लॉट होता है। बट ये ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम होता है प्लाज्मिन जो कि इसको क्लॉट नहीं होने देता, क्योंकि अगर ये क्लॉट होकर निकलेगा तो ये बाहर आएगा नहीं, वहीं जम जाएगा। ठीक है, तो बॉडी क्योंकि इसको निकाल रही है तो इसमें एक एंजाइम होता है जो इसको क्लॉट नहीं होने देता और फ्लो ब्लड की तरह बाहर आके सब कुछ झड़वा देता है। अनलेस की बहुत ज्यादा पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही हो, बहुत हेवी क्लॉटिंग आ रही हो, अंदर से इतना सारा ब्लड एक साथ आ रहा है कि प्लाज्मिन जो एंजाइम है उसको तोड़ नहीं पा रहा है, तो वो
इन जनरल बाहर आके क्लॉटिंग की तरह आएगा, बड़े बड़े क्लॉट्स आएंगे, पेशेंट के कपड़े स्टेन हो जाएंगे। ठीक है, ये तब होता है जब बहुत ज्यादा ब्लड आता है और एंजाइम कम पड़ जाता है उसको लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है, तो लिक्विफाइड ब्लड जनरली मेंस्ट्रुएशन में आता है एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। एक पेक्यूलियर स्मेल होती है, वो भी बहुत नॉर्मल होती है, और धीरे धीरे 3-4 दिन के अंदर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, प्लेटलेट का प्लग बन जाता है, फाइब्रिन आ जाता है, और धीरे धीरे सारे ब्लड वेसल्स जो खुल चुके थे, जो टूट चुके थे, वो सारे वापस से बंद हो जाते हैं, एंडोमेट्रियम पूरा झड़ जाता है, वापस से बेसल लेयर आ जाती है, और वापस से वही साइकिल वापस शुरू होती है प्रोलिफरेशन की। ओके, सो दैट्स इट गाइस। आपको इससे ज्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक आपकी किताबों में इससे ज्यादा लिखा है। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक स्टोरी के तरीके इसको समझाया है। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या बताया था, क्योंकि कुछ बुकिश लैंग्वेज होती है जो कि आपको थोड़ी रटनी पड़ती है एमसीक्यूज के लिए, बट अगर आपको उसका कंसेप्ट पता है, जैसे आज आपने मेरे को सुना, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो वर्ड्स भी समझ में आ जाएंगे और वर्ड्स को रटना भी आसान हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। बहुत जल्दी मैं नया टॉपिक लेकर हाजिर होंगी। बाय बाय।